पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ हर चीज़ पॉलिटिसाइज हो जाती है, पावर सेक्टर को भी या पूरे एनर्जी सेक्टर को अगर ये प्राइवेटाइज कर दे तो वो अपने मेरिट्स के हिसाब से सही चलता रहेगा। चाइना पावर हब जनरेशन है जो हबको के साथ कोल फायर्ड पावर प्लांट लगा हुआ है 1320 मेगावाट का, वो 4% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। अभी ओरिजिनल इसकी जो टैरिफ जब डिजाइन हुआ था उस वक्त इसका यूटिलाइजेशन रेट 80% होना था। तो 80% की जगह जब आप 4% पे चलाएंगे तो ज़ाहिर है उसकी कैपेसिटी कॉस्ट पर यूनिट तो कुछ अजीब व गरीब बन जाएगी ना, क्योंकि 4 और 80 का फर्क तकरीबन 20 टाइम्स हो गया। तो वो पर यूनिट में 20 टाइम्स हो गई, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से वो लोड सारा कस्टमर के ऊपर आ रहा है। दुनिया भर में 20% रेसिडेंशियल सेक्टर की डिमांड होती है और 40 से 50% इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड होती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड जनरली स्टेबल होती है, पूरा साल 12 महीने एक जैसी डिमांड रहती है। हमारे यहाँ जो है मसला ये है कि तकरीबन 50% डिमांड हमारी जो है ना वो रेसिडेंशियल सेक्टर की है और इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड सिर्फ 20% है। अगर आप इस वक्त बिजली का बिल देखें तो 4 तो मुख्तलिफ तरह के क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आ रहे हैं, 1 या 2 तरह के सरचार्ज आ रहे हैं रेसिडेंशियल बिल पे। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है वो टैरिफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इस पर बिजली का जो रेट आ रहा है, लोगों को घरों पे बिल आ रहा है 70 रुपये से आ रहा है। बिजली की एवरेज फ्यूल कॉस्ट 8-9 रुपये से ज़्यादा नहीं है। लोड शेडिंग अब जो हो रही है उसका रीज़न रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग है। जनरली लोड शेडिंग इसलिए हो रही है जिस इलाके में बिजली की रिकवरी कम है बिलिंग के हिसाब से। फॉर एग्जांपल या तो यूनिट्स बिल ही नहीं हो पा रहे या फिर बिल हो रहे हैं तो उसकी रिकवरी नहीं हो रही। पावर की सब्सिडी की हुकूमत ने इस साल 1200 अरब की रखी है, तो जाहिर है पिछले साल ये तकरीबन 950 से 975 अरब के बीच में थी। अस्सलाम वालेकुम सामी भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत? सामी भाई, बहुत मुश्किल से आप हाथ आए हैं। बहुत देर से हम कोशिश कर रहे थे पॉडकास्ट करने की, बट फाइनली आज आप हाथ आ गए हैं मेरे। जी जी, बिल्कुल। सामी भाई, लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ एंड देन मैं आपसे अपना पहला क्वेश्चन पूछूंगा। ये मेरा नाम समीउल्लाह तारिक है। मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कोई लगभग 19 साल से काम कर रहा हूँ और 2005 से करियर स्टार्ट हुआ था इन्वेस्टकेयर में, एक फार्म होती थी। फिर 2008 में मैं पाकवेत आ गया। 2008 से 17 मैंने पाकवेत में काम किया। 17 से 2020 में आरिफ हबीब लिमिटेड में था और फिर आरिफ हबीब के बाद मैं 2020 में फिर पाकवेत में आ गया और अब फिर वहाँ से अभी तक 2024 तक अभी तक मैं इसी फर्म में हूँ। थैंक यू सामी भाई। सामी भाई, आज मैंने आपको तकलीफ दी है टू टॉक अबाउट आवर पावर सेक्टर क्राइसिस। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं पावर सेक्टर के क्राइसिस की। पावर जनरेशन का जो इशू चल रहा है, कैपेसिटी पेमेंट्स का, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें। हमें थोड़ा सा ना एक एमबीए की क्लास ले लें हमारी। आईपीपी के बारे में बता दें, कैपेसिटी पेमेंट्स के बारे में बता दें, सर्कुलर डेट के बारे में बता दें। एक जो ऑर्डिनरी हमारा इन्वेस्टर है उसको एक्सप्लेन कर दें कि ये जो सारा फस है अबाउट पावर सेक्टर, ये है क्या। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में पावर की शॉर्टेज जो है 90s से स्टार्ट हुई। वैसे तो पहले भी पावर की शॉर्टेज रही, लेकिन ये आईपीपीज का मॉडल, ये वर्ल्ड बैंक और ये जो बाहर के मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस थे, इन्होंने सजेस्ट किया था कि आप जो है पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाएं। इसमें जब हमारी नेपरा और ये सारी चीज़ें बनी ना, नेपरा, ओगरा, और फिर जो है आप ये सारी चीज़ें एंटिटीज अलग हुई, जब वापडा में से सीपीपीए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, एनटीडीसी, सारी चीज़ें अलग हुई। ओरिजिनली तो ये सारी चीज़ें वापडा के अंदर ही थी और केई जो है वो हमेशा से अलग था शुरू से। अच्छा, फिर बाद में जो है जब ये अलग किया तो वापडा की जिम्मेदारी सिर्फ हाइडल जनरेशन की रह गई, जो ओरिजिनल वापडा के पास एसेट्स थे, और बाकी जो है सारी चीज़ें वो अलग हो गई 90s से। और पहली पावर पॉलिसी 94 की पावर पॉलिसी आई जिसके अंडर जो है वो आईपीपीज लगे। फेमस हबको था, बाद में ये गुल अहमद, टपाल एटसेट्रा ये सारे लगे। फिर 2002 की पावर पॉलिसी आई। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या था कि एक होता था कैपेसिटी कंपोनेंट, कि आपने चूंकि हुकूमत ने प्रोजेक्ट सॉलिसिट किया है तो आप जो है वो इसके अंदर कैपेसिटी पेमेंट के हकदार होंगे, जो भी इन्वेस्टर होगा। और वो कैपेसिटी पेमेंट डिटरमिन ऐसे होती थी कि जो भी रिस्क फ्री रेट है, फॉर एग्जांपल
15-17% वो डॉलर में आपको मिलेगा। और उसके ऊपर जो है, जो भी खर्चा है, फॉर एग्जांपल एक होता था, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है प्लांट का, उसमें एक कंपोनेंट होता है वेरिएबल, यानी जितना आप प्लांट चलाएंगे इतना उसके स्पेयर पार्ट वगैरह चाहिए होगा। और एक होता है फिक्स्ड, यानी अगर आप प्लांट ना भी चलाएं तब भी जो है वो आपको सर्टन मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की तो फिर भी जरूरत होती है। तो ये दोनों कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट होते थे। इस तरह कैपेसिटी पेमेंट के अंदर अगर प्रोजेक्ट का डेट है जो कि पहले 10 साल और 2 साल ग्रेस इसमें निकलना है, तो वो प्रोजेक्ट का डेट कंपोनेंट जो है वो बड़ा होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट 75% डेट से फंड हुए हैं और 25% इक्विटी से फंड हुए हैं। तो वो प्रोजेक्ट का डेट का कंपोनेंट पहले 10 साल चलता है और जो इक्विटी का कंपोनेंट है वो 25 साल चलता है, क्योंकि जनरली प्रोजेक्ट्स की लाइफ साइकिल इन प्रोजेक्ट्स की जो थर्मल आईपीपीज हैं ये 25 साल है, या कोल के आईपीपीज हैं उनकी 30 साल है। तो फिर उनका जो इक्विटी का कंपोनेंट है वो 25 साल या 30 साल चलता है डॉलर आईआरआर में, और जो डेट का कंपोनेंट है वो 12 साल चलता है। बट आप इस बात को मद्देनजर रखें कि ये सारी चीजें जो हैं वो डिटर्मिन इस तरह हुई हुई है कि आपने जो प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल एलएनजी फायर्ड पावर प्लांट लग रहा है, तो उसके अंदर एवरेज यूटिलाइजेशन फैक्टर 92% है। ठीक है, तो जिस तरह अभी आजकल वो लिस्ट चल रही है जिसके अंदर वो जो गौर एजाज साहब के साथ जो चल रही है, जिसके अंदर लोग जो कह रहे हैं कि 750 रुपए यूनिट का पावर प्लांट है, वो 750 यूनिट का होना नहीं था। वो चूंकि उनकी यूटिलाइजेशन इतनी लो है, अगर कैपेसिटी की अमाउंट, एक फॉर एग्जांपल एक प्लांट लगा है $1 बिलियन का, उसकी साल की कैपेसिटी पेमेंट ही साल की $200 मिलियन बनती है या $150 मिलियन बनती है। तो वो $150 मिलियन को अगर आप यूटिलाइजेशन बहुत लो है तो उसको पर यूनिट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो नंबर अजीबो गरीब किस्म का आएगा। ये एक जमाने में पहले कार के रेंटल पावर प्लांट के जमाने में भी यही बात हुई थी, और अभी ये जो बात हो रही है आजकल वो भी इसी तरह हो रही है, क्योंकि प्लांट्स अपनी इंटेंडेड यूटिलाइजेशन के ऊपर चले ही नहीं, इस वजह से कैपेसिटी पेमेंट का नंबर इतना ज्यादा लग रहा है। अब आपने ये देखा होगा कि अभी रिसेंटली जो नंबर आया है कि हमारी पावर जनरेशन 4 ईयर लो पे, तो जाहिर है अगर आप कोविड के लगभग जनरेशन कर रहे हैं तो जाहिर है आपकी जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट तो लो नंबर ऑफ यूनिट्स पे हो रही है ना। इस वजह से जो है वो पर यूनिट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट हाई होने की वजह से बहुत बढ़ गई है। अब जैसे लोग नंबर दे रहे हैं कि टैरिफ जो नेपरा ने जब डिटरमिन किया तो 2.2 ट्रिलियन तो कैपेसिटी की पेमेंट है और 3.8 ट्रिलियन टोटल जो कॉस्ट है जो कस्टमर से रिकवर होगी, तो मेजोरिटी तो सारा फिक्स नेचर का ही है। तो अगर आप जो अभी भी जो रेफरेंस टैरिफ में जो नंबर ऑफ यूनिट्स इन्होंने डाले हैं 1,20,000 गीगावाट आवर के लगभग, तो अगर वो भी हम डिस्पैच नहीं कर पाए तो जाहिर है हर क्वार्टर ये क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आती है जिसके अंदर कैपेसिटी से रिलेटेड यानी फिक्स नेचर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके अगर नंबर ऑफ यूनिट्स या उसमें कोई मेजर वेरिएशन आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर करेंसी डिवैल्यू हो गई या इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से भी जो प्रोजेक्ट का लोन है वो भी काइबोर लिंक्ड है, फॉर एग्जांपल अगर लोकल फंडेड है तो, और जो वर्किंग कैपिटल है उसमें भी इंटरेस्ट रेट का एलिमेंट है, तो वो भी अगर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट अगर कोई सर्टन रेट से ऊपर चला गया तो वो भी एडजस्टमेंट कस्टमर को देनी है। और इसी तरह अगर करेंसी में भी मूवमेंट जो रेफरेंस है उससे ऊपर हो गई तो वो भी कस्टमर ने पे करनी। इवेंचुअली तो आप देखें कि पे तो ये सारा चीज जो है वो या तो पावर के कंज्यूमर ने करनी है या पाकिस्तान के सिटीजन ने करनी है, क्योंकि हुकूमत तो कोई चीज नहीं है। हुकूमत अगर पे कर देगी कोई भी चीज तो वो वापस से डेट में बोरो कर लेगी ना, और वो डेट इवेंचुअली सारे पब्लिक ने पे करना है जो सिटीजन है पाकिस्तान के। तो इसलिए लोग जो समझते हैं कि पावर का टैरिफ नहीं बढ़ाना चाहिए, तो अगर कॉस्ट बढ़ गई तो बढ़ाने के अलावा ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमारा अगर आप डिस्को टैरिफ का मैकेनिज्म समझें तो वो कॉस्ट रिकवरी पे रेवेन्यू रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ कहते हैं, जिसमें हमारे गैस और बिजली के टैरिफ ऐसे ही बनते हैं कि इतनी रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स हैं तो फिर आप प्राइस बढ़ा के उसको रेवेन्यू को कवर करेंगे। और अज्यूमिंग अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होती पिछले 2 साल में तो हमें जो है ये टैरिफ का इंक्रीज इतना ज्यादा नहीं फेस करना पड़ता। अगर एक्सपोर्ट का नंबर बेहतर होता तो पहले करेंसी में डिवेल नहीं होता, और अगर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल ज्यादा होती तो बिजली की डिस्पैच बढ़ जाती। अब फॉर एग्जांपल ये चाइना पावर हब जनरेशन है जो हबको के साथ कोल फायर्ड पावर प्लांट लगा हुआ है 1320 मेगावाट का, वो 4% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। अभी ओरिजिनल इसकी जो टैरिफ जब डिजाइन हुआ था उस वक्त इसका यूटिलाइजेशन रेट 80% होना था, तो 80% की जगह जब आप 4% पे चलाएंगे तो जाहिर है उसकी कैपेसिटी कॉस्ट पर यूनिट तो कुछ अजीब गरीब बन जाएगी ना, क्योंकि 4 और 80 का फर्क तकरीबन 20 टाइम्स हो गया।
तो वो पर यूनिट में 20 टाइम्स हो गई, तो जाहिर है उसकी वजह से वो लोड सारा कस्टमर के ऊपर आ रहा है ना। और अब जाहिर है जब बिजली का टैरिफ इतना बढ़ गया है, हमारे यहाँ टैरिफ अभी जो कंज्यूमर एंड पे पड़ रहा है वो 70 रुपए के ऊपर आ गया है। तो ये आप समझे लगभग 25 सेंट पर यूनिट टैरिफ हो गया। तो 25 सेंट पर यूनिट आज उस टाइम पे जब आज रिन्यूएबल का नया टैरिफ 3-4 सेंट आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से कस्टमर्स जो हैं वो ऑल्टरनेट पे बहुत शिफ्ट हो रहे हैं। लोगों ने अपने घरों पे सोलर लगा लिए हैं। एक तरह से अच्छा है, पाकिस्तान रिन्यूएबल में मूव हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो बाकी रिमेनिंग कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत आ रहा है। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा टैरिफ पे वो जो है वो इंडस्ट्री चला नहीं सकता, कॉम्पिटिटिवनेस बीट हो जाती है। स्पेशली हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री जिसके अंदर वैल्यू एडिशन इतनी ज्यादा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल स्पिनिंग है, वो कॉटन से कन्वर्ट करती है टू यार्न, तो उसके अंदर मेजर जो कन्वर्जन कॉस्ट में 40% तो एनर्जी का एलिमेंट है। तो इस वक्त जो है वो एप्टमा वाले ये कह रहे हैं, अखबार में आर्टिकल आया था, वो ये कह रहे हैं कि इंपोर्टेड यार्न लोकल से सस्ता हो गया, कॉटन यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, यार्न में कन्वर्ट होकर वापस आ जाती है, एंड दैट इज स्टिल चीपर देन स्पिनिंग इट इन अ लोकल स्पिनिंग मिल। तो जाहिर है कॉम्पिटिटिवनेस अफेक्ट हो गई। तो पुराने जमाने में 9 सेंट की बिजली होती थी और $6.5 की गैस होती थी। उसके बाद टेक्सटाइल का बूम था, हमारी मंथली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $1.75 बिलियन तक आ गई थी। वो अभी 1.4 तो उसने क्रॉस नहीं की, उसके बाद से बीच में कुछ महीने तो 1.2 तक आ गई थी। जाहिर है उसका इम्पैक्ट हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी आ रहा है, एक्सपोर्ट अर्निंग्स पे भी आ रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे भी आ रहा है, टैक्स कलेक्शन पे भी आ रहा है, और सबसे मेजरली एम्प्लॉयमेंट पर भी आ रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल हमारा सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर। तो जब स्पिनिंग और ये बड़ी फैक्ट्रियां जब बंद हुई हैं, तो ज़ाहिर है उसका अनएम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट आया है, सोशल कंडीशंस पे इम्पैक्ट आया है, और उसकी वजह से जो है वो बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। तो ये मेरा ख्याल है कि पावर चूंकि फंडामेंटल सेक्टर है, जैसे पावर और फाइनेंस, ये दो चीज़ें, आप इंटरेस्ट रेट भी इतना बढ़ गया था और जो है वो बिजली की कीमत भी बढ़ गई। अब अल्लाह का शुक्र है कि इंटरेस्ट रेट में तो उम्मीद हुई है कि एक रेट कट तो हमारा आ गया, होपफुली दूसरा भी आ जाएगा, तो अपने डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे आ जाएंगे। लेकिन जाहिर है जो टैक्स का इंक्रीज आया है बिकॉज ऑफ हायर डेट सर्विसिंग कॉस्ट, और बिजली का कॉस्ट इंक्रीज आया है, ये इसको कम करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम नंबर ऑफ यूनिट सिग्निफिकेंटली डिस्पैच बढ़ा दें तो जाहिर है ये चीज़ कंट्रोल हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप कंट्रीज देखें, इंडिया और बांग्लादेश, उन्होंने इस जो वेव आई है रिन्यूएबल की पूरी दुनिया में, इसको इसको राइड बहुत अच्छा किया। ये कंटिन्यूसली इनकी ग्रोथ 8-8, 10-10% डिस्पैच में आ रही थी, और इसके साथ इन्होंने रिन्यूएबल अब ऐड किया, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट भी कम हो रही है, और जो फ्यूल मिक्स है वो भी क्लीन एनर्जी का जो मिक्स है वो भी क्लीन एनर्जी की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है, उससे काफ़ी फायदा हुआ है। इस तरह पूरी दुनिया में रिन्यूएबल, चाइना में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा बूम आया है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए, फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे सूरज इतना निकलता है 24/7, पूरा साल हमारे यहाँ सूरज होता है, और कंट्री अगर आप हिस्टोरिकली हमारा पावर मिक्स भी देखें ना, तो 60s में जब हाइडल पावर हमारे बड़ी लग गई थी, तरबेला, मंगला, तो उसके बाद से जो है हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा था कि गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो पावर जनरेशन बड़ी आती थी हाइडल से, उसी टाइम पे हमारे एसी यूज होते थे, तो उधर वो आमने सामने मैच हो जाती थी। और सर्दियों में पानी का बहाव कम हो जाता था, उसके साथ हाइडल जनरेशन भी कम होती थी, और यहाँ पे डिमांड भी कम हो जाती थी। तो ये नेचुरली अल्लाह ने हमारी जो है वो सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था। उसके बाद हमने जब ये थर्मल पावर प्लांट्स बड़े लगाए, ये फ्लैट होते हैं 80% यूटिलाइजेशन या 90% यूटिलाइजेशन पे, इसका पूरे साल का लोड फैक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उसके बाद से जो गड़बड़ शुरू हुई कि उसकी कैपेसिटी पेमेंट भी फ्लैट थी, और उनका वेट इतना ज्यादा था, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अर्निंग साथ बढ़ नहीं रही थी, तो उसके साथ ही हमें 2018 में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का झटका लगा, फिर 22 में दोबारा लगा, तो उससे हमारी जो है सारी कॉस्टिंग जो है वो आउट हो गई। अब जो प्लांट $100 के डॉलर पे लगा था, उसकी 80% यूटिलाइजेशन अगर होनी थी या 90% होनी थी, तो उसका टोटल टैरिफ ही 8 से 9 सेंट था। यानी ये जो एलएनजी वाले प्लांट्स है, तो 9 सेंट उस जमाने में, ₹9 बनते थे, जिसमें फ्यूल एंड कैपेसिटी पेमेंट दोनों होनी थी। बट पिछले साल जब टैरिफ अप्रूव हुआ लास्ट ईयर नेपरा का, तो इनकी कॉस्ट ₹52 पर यूनिट हो गई थी। तो जाहिर है 9 रुपए यूनिट बहुत अच्छा लग रहा था, ₹52 यूनिट बहुत बुरा लग रहा था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पावर सेक्टर में जो सर्कुलर डेट को ऐड करता है, वो रिन्यूएबल एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रिड के कंस्टेंट्स बहुत ज्यादा है। ग्रिड के कंस्टेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में मेजर जनरेशन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स लोकेशन एंड पोर्ट का एक्सेस, मेजर जनरेशन जो लो कॉस्ट है वो नीचे लगी है साउथ में, जिसमें कोल के 3
इंपोर्टेड पावर प्लांट्स, एक पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक और चाइना पावर हब 2, और लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, ये 3। और इसके अलावा जो थर के सारे पावर प्लांट्स हैं, जिसमें पहला एंग्रो का, फिर थल फिर थर एनर्जी, और इसके अलावा जो 2 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कैनप 2 और के 3, ये सारे प्लांट जो हैं ये साउथ में लगे हैं, और साउथ में डिमांड इतनी बड़ी नहीं है। ये तकरीबन सारे के सारे प्लांट्स हैं, इनकी सप्लाई सारी नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान के लिए। जो कराची की जो जनरेशन है वो केई के पास अपने पास है, और इसमें से सिर्फ कुछ यहाँ पे आती है, बाकी तकरीबन सारी जनरेशन नॉर्थ के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का मेजर सेंटर और डिमांड का मेजर सेंटर जो है वो नॉर्थ में है, पंजाब में। तो इसके लिए एक लाइन लगाई थी, जो ट्रांसमिशन लाइन, जो इस बिजली को इवैक्यूएट करके वहां ले जाएगी, जिसको ये लोग कहते हैं मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन। बट वो लाइन अभी तक अपने इंटेंडेड जो कैपेसिटी है उस पर यूटिलाइज नहीं हो पाई, ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजंस। इस वजह से ये प्लांट अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, और वो प्लांट जो है नॉर्थ वाले, जिसमें फर्नेस ऑयल और एलएनजी के प्लांट्स है, वो ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं। ऑलरेडी हमारा डिस्पैच लेवल भी कम है। तो इधर हमारे यहाँ कराची के पास बड़ा जो है वो एक विंड कॉरिडोर है, विंड कॉरिडोर धारों के पास, नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे। वहां पे तकरीबन 1000 मेगावाट के लगभग विंड पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, जो कि वही हमारे जो सिंगल बायर मॉडल है उसी पे लगे हुए हैं, जिसमें गवर्नमेंट इज द बायर। अच्छा, अब मसला ये कि जब चूंकि उस लाइन की यूटिलाइजेशन पूरी नहीं हो पा रही, तो उसमें जगह ही नहीं है। यानी अगर 4000 मेगावाट उस लाइन की कैपेसिटी होनी थी, तो आज तक वो 2500 के ऊपर नहीं जा सकी है। जब 2500 मेगावाट के ऊपर नहीं जा सकी, क्योंकि लाहौर में जहां उन्होंने पावर उसमें से इवैक्यूएट करनी है, वहां पे फैसिलिटी पूरी तैयार नहीं हुई अभी तक। तो जब वो इवैक्यूएट नहीं कर पाते, तो इस पर आप ज्यादा डाल नहीं सकते, और जब आप ज्यादा डाल नहीं सकते तो विंड की तो जगह ही नहीं बन रही है, क्योंकि विंड तो वैसे भी इंटरमिटेंट है, हवा चलती है ज्यादा, तो वो जनरेट करता है जब हवा स्लो हो जाती है। जनरली इनका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में लगभग 50% ऑफ जनरेशन इन्हीं 4 महीनों में होती है। बाकी 8 महीनों में 50% होती है, क्योंकि हवा का हमारे यहाँ समर के टाइम पे हवा ज्यादा चलती है। तो इनको ये प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद जैसे हमें केई वाले ये बोलते हैं कि उन बेचारों का प्रॉब्लम ये है विंड के साथ, कि इनमें से 5 विंड पावर प्लांट्स का एक ब्लॉक गवर्नमेंट ने केई को एलोकेट कर दिया, कि जिस दिन यहाँ पे सख्त गर्मी होती है ना, उस दिन हवा भी कम हो जाती है। जब हवा भी कम हो जाती है, तो यहाँ पे एक तो बिजली की डिमांड सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। आप एसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे भी चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल 25 या 26 पे, तब भी जो है वो एसी पीछे से, चूंकि टेम्परेचर गर्मी ज्यादा होती है, तो वो जो है वो उसको उतना ही टेम्परेचर करने के लिए कंटिन्यूस वो कंप्रेसर चलाता रहता है, तो उसकी पावर की डिमांड बढ़ जाती है, वो पीछे से ड्रॉ ज्यादा करता है, और केई के पास सप्लाई के लिए पावर और कम हो जाती है, क्योंकि पीछे से विंड भी बंद हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स भी इंटरमिटेंट रिन्यूएबल की नेचर की वजह से हैं, लेकिन जाहिर है इवेंचुअली इसको मैनेज तो करना ही होगा। पूरी दुनिया कर रही है। आप देखें यूरोप में रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से बहुत बड़ा जो है वो रेवोल्यूशन आया है एनर्जी के अंदर, और उनका रिलायंस गैस और कोल से कम होकर रिन्यूएबल के ऊपर, विंड और सोलर के ऊपर काफी ज्यादा है, और इवेंचुअली एनवायरनमेंट के लिए भी जो है वो यही फायदेमंद है। हाँ, सर्कुलर डेट जो है, जो आज कह रहे हैं 5.25 ट्रिलियन 5.5 ट्रिलियन हो गया, उसका बड़ा रीजन भी यही है कि हमारे यहाँ जो है वो मॉडल ये था कि ये सब पावर प्लांट्स एलोकेट हुए हुए हैं कैपेसिटी, और इनकी फ्यूल सर्टन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। फॉर एग्जांपल, जो पावर प्लांट पंजाब में लगे हुए हैं, तो वो जिस डिस्को पे लगते हैं, जो टेरेन, जिसका जो टेरिटरी लगती है, लेस्को को लगती है वो लेस्को को, जो मेप्को को लगती है मेप्को को, जो गैपको को वो गैपको को, तो वो पावर प्लांट्स उनको एलोकेट हुए हुए हैं। अब अगर बिजली की जब कलेक्शन होती है पेमेंट्स की, तो कस्टमर को आपने बिजली बेच दी, जब वो आपको पेमेंट करेगा, तो पहले वो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का खर्चा निकलेगा, इसके बाद वो पीछे जनरेशन के लिए पैसे पीछे देगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर बिजली की सेल ही कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपना खर्चा तो पहले निकाल लेगी, और उसके बाद जब वो पीछे देगी, तो जनरेशन कंपनी के लिए इतना पैसा नहीं होगा, तो यहाँ पे ये पेएबल खड़ा हो जाएगा। ये पेएबल खड़ा होते होते इवेंचुअली ये सर्कुलर डेट इतना बड़ा बन गया, क्योंकि आखिर में पैसे जो हैं वो गैस और तेल के पैसे तो ओजीडीसी और पीपीएल को मिलने थे ना, मेजोरिटी सेल उनकी थी, तो वहां उनकी बैलेंस शीट पे रिसीवेबल खड़ा है फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स, और यहाँ डिस्को की बैलेंस शीट पे पेएबल खड़ा हुआ है। लेकिन इवेंचुअली ये चीज है तो लॉस, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट इसकी गारंटीड बायर है बिजली की, इस वजह से जो है इसको ये सर्कुलर डेट कहते हैं, कि गवर्नमेंट की एक एंटिटी ने देने और एक एंटिटी ने लेने। लेकिन जाहिर है इसको जब आप एक दफा फिल करेंगे, तो ये जो पब्लिक एक्सचेकर है उसके ऊपर ये लॉस ही आएगा, तो ये है तो लॉस। लेकिन ये कि जाहिर है ये ओवर द इयर्स होता गया है,
और ये फॉर एग्जांपल अगर आज 5 ट्रिलियन है तो ये बैलेंस शीट पे फंड हो रहा है ना, तो इसमें सब में एलपीएस का क्लॉज होता है जो कि डिस्काउंट रेट +2 से 4% के बीच में रेंज करता है। तो आज अगर डिस्काउंट रेट 20% है तो ये 23-24% से कंपाउंड भी हो रहा है। तो साल का इस पे 1-8 ट्रिलियन या 500-700 बिलियन तो कम से कम इसके ऊपर मार्कअप और एलपीएस में अक्रू हो जाता है। वो भी हमारी बिजली की कॉस्ट में दोबारा आता है। अब बिजली की कॉस्ट में अगर देखते हैं, हमारे जब बिजली का बिल आता है उसमें आपने देखा एक पीएचएल सरचार्ज भी आता है, पावर होल्डिंग लिमिटेड। ये 2012 में सर्क्यूलर डेट एक पावर कंपनी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई थी जिसके अंदर वो सारा सर्क्यूलर डेट पार्क किया था और ओवर ईयर्स पे ऑफ हो जाना था। लेकिन वो पे ऑफ तो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन उसका 3.5-3.5 रुपए पर यूनिट, यानी साल का आप लगा लें कोई, अगर 1,20,000 मेगावाट आवर गीगावाट आवर की सेल है तो ये पता नहीं 325 अरब या 3.5 अरबों रुपए बनता होगा। ये साल का जो है ये इसी अमाउंट में से निकल रहा होगा और पे हो रहा होगा उसका जो मार्कअप है। अब ये मुझे तो लगता है इतने साल से 3.25 रुपए यूनिट है, ये इंटरेस्ट रेट के साथ ऊपर नीचे भी नहीं हुआ। ये पता नहीं क्या सेटिंग है, उस जमाने में तो कैबोर 10-12 होता था बीच में, तो ये 2 साल 20-21-22% भी रहा है, लेकिन इसका सरचार्ज का अमाउंट तो चेंज नहीं हुआ। तो ये है, तो पावर सेक्टर ऐसा है कि अगर, मेरा ख्याल है इसका सोल्यूशन यही था कि आइडियली गवर्नमेंट अगर इसको प्राइवेटाइज कर देती, जैसे हमारे बैंक्स है, किसी जमाने में ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते थे 90s में, फिर गवर्नमेंट ने 2000 एंड सबसे पहले तो एमसीबी प्राइवेटाइज हो गया था लेट 80s और अर्ली 90s में। इसके बाद जो है यूबीएल एचबीएल भी प्राइवेटाइज हो गए। तो जब तक ये प्राइवेटाइज नहीं हुए थे उस वक्त तक ये बैंक्स जो है वो लॉस भी करते थे, गवर्नमेंट इसके अंदर फंड्स भी डालती थी और इसमें ओवर एम्प्लॉयमेंट भी थी और बहुत सारे मसले थे। इवेंचुअली जब ये प्राइवेटाइज हो गए तो सारे डिसीजंस जो हैं वो कमर्शियली वायबल तरीके से होने लगे। इसके बाद ये बैंक्स प्रॉफिट भी कर रहे हैं, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट नई क्रिएट भी काफ़ी सारी भी, पुराने कुछ लोग फारिग हुए और अब ये टैक्स भी काफ़ी पे करते हैं और जो इनके क्रेडिट डिसीजंस हैं वो भी रैशनल होते हैं। गवर्नमेंट कि जब बैंक ज्यादा थे तो क्रेडिट डिसीजंस में भी प्रॉब्लम्स थे, उसकी वजह से जो है वो लॉसेस भी बहुत होते थे, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी आते थे। तो ये मेरा ख्याल है, अगर आप सीमेंट सेक्टर में पहले ऐसा था, 90s से पहले सीमेंट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर में होता था। उस वक्त ये होता था कि सीमेंट भी शॉर्ट होती थी, ब्लैक भी हो रही होती थी, महंगी भी थी, क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। जब ये सारे प्राइवेटाइज हो गए तो ये सारे मसले भी सॉल्व हो गए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ हर चीज पोलिटिसाइज हो जाती है, पावर सेक्टर को भी या पूरे एनर्जी सेक्टर को अगर ये प्राइवेटाइज कर दे तो वो अपने मेरिट्स के हिसाब से सही चलता रहेगा। और बिजली में भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप आज टमाटर खरीदें या गाड़ी खरीदें या मोबाइल खरीदें, वो उसकी एक अपनी डिमांड सप्लाई का सिस्टम है और उसके हिसाब से उसके अंदर इनोवेशन भी आती रहती है। अब हम हमारे यहाँ पावर सेक्टर वगैरह में इनएफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसकी वजह से जो है वो कॉस्ट सारी कस्टमर को बेयर करनी पड़ रही है। और मॉडल ऐसा है कि या तो कस्टमर देगा या गवर्नमेंट देगी, तो गवर्नमेंट देगी तो वो वापस सिटीजन से अक्रू करेगी। तो ये जो है ये सिस्टम सही नहीं है, इसको इवेंचुअली हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जाना चाहिए। सामी भाई, मैं अभी बीबीसी का आर्टिकल भी देख रहा था, उसमें था कि जो कास्ट है पर यूनिट वो 35 रुपए है, जो सेल है वो 60 रुपए है, और परचेज जो आप इजाज गौहर की भी बात कर रहे हैं वो 750 है। तो ये थोड़ी सी मैथ तो समझाएं हमें। देखिए 35 रुपए जो है ना वो वेटेड एवरेज टैरिफ है, उसमें सारी सोर्सेज इंक्लूडेड है। अब वो 35.5 रुपए जो जो टैरिफ इन्होंने अप्रूव किया है वो ऐसे होता है कि अगले साल फॉर एग्जांपल हम 1,25,000 गीगावाट आवर बनाएंगे तो इस पावर प्लांट से इतनी खरीदेंगे, इस पावर प्लांट से इतनी खरीदेंगे, इतनी कैपेसिटी पेमेंट है, इतनी फ्यूल की पेमेंट है, सब मिला के फॉर एग्जांपल 3.7 ट्रिलियन का खर्चा है। उसको अगर हम नंबर ऑफ यूनिट से 1,10,000 1,15,000 से डिवाइड करेंगे तो 35.5 का नंबर आ जाएगा। जो गौहर एजाज साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई पावर प्लांट है, मुझे उसका एग्जैक्ट जो 745 रुपए जो जिसका टैरिफ आया उसमें ये कि चूंकि वो प्लांट यूटिलाइज बहुत ही कम हुआ है, उसकी कैपेसिटी पेमेंट को अगर आप पर यूनिट से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो 7.5 रुपए आइसोलेशन में एक नंबर दे रहा है। और उन्होंने जो क्वार्टर भी सिलेक्ट किया है वो क्वार्टर जनवरी से मार्च का है, जब यूजुअली पावर की डिमांड काफी कम होती है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दियों में हमारी मेजर पावर की डिमांड कूलिंग लोड की है एसी के लिए। और पाकिस्तान में एक तो अगर आप ओवरऑल पावर की डिमांड का स्ट्रक्चर भी देखें ना, वो दुनिया से मुख्तलिफ है। दुनिया भर में 20% रेसिडेंशियल सेक्टर की डिमांड होती है और 40 से 50% इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड होती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड जनरली स्टेबल होती है, पूरा साल 12 महीने एक जैसी डिमांड रहती है। हमारे यहाँ जो है मसला ये कि तकरीबन 50% डिमांड हमारी जो है ना वो रेसिडेंशियल सेक्टर की है और इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड सिर्फ 20% है। इंडस्ट्रियल सेक्टर अपनी ज्यादातर पावर जो है
वो खुद जनरेट करता है कैप्टिव पावर के थ्रू, चाहे वो कोयले पे है या गैस पे है, और या फर्नेस ऑयल पर भी है। और इसके बाद हमारे यहाँ कमर्शियल सेक्टर की डिमांड है और बाकी इधर उधर। ठीक है, तो अब हमारी चूंकि जो रेसिडेंशियल की डिमांड है वो पीक करती है समर में, जब गर्मी पड़ती है, कूलिंग लोड है, और हमारी यही डिमांड रेसिडेंशियल की सर्दियों में गैस में कन्वर्ट होती है, जहां उनकी डिमांड कोई 5-6 गुना हो जाती है, क्योंकि हीटिंग आपको चाहिए स्पेस की और वाटर की। तो ये हमारा दोनों जगह स्पाइक आता है। अब वो गैस का अलग मसला है कि गैस में हमारे पास गैस है ही नहीं, तो इसकी वजह से वहां भी अब हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के, वहां जो स्पेस हीटिंग और वाटर हीटिंग है वो बिजली पे कन्वर्ट हो जाए, ताकि हमारे पास विंटर में बिजली की डिमांड भी हो और गैस की सप्लाई थोड़ी बेहतर हो जाए, ताकि हम वो इंडस्ट्रियल को कुछ दे सकें। एक और चीज है कि प्राइस जो है वो मेजर सिग्नल होता है डिमांड के लिए। अब पाकिस्तान में पिछले 4-5 साल में जो छोटे यूजर हैं बिजली के, उनको टोटल कॉस्ट से, फॉर एग्जांपल आज भी अगर 35.5 रुपए यूनिट अगर बेस टैरिफ है, तो उनकी बिजली की कॉस्ट अभी भी 12-13 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो 200 यूनिट से नीचे है। तो जाहिर है आपके जो टोटल कंज्यूमर्स हैं रेसिडेंशियल, फॉर एग्जांपल अगर 50% डिमांड रेसिडेंशियल में, तो टोटल कंज्यूमर का जो रेसिडेंशियल में है, उसका 78% 300 यूनिट से कम कंज्यूमर है। ठीक है, और जो 300 यूनिट के ऊपर है वो खाली 22% है। तो आपने अगर वो 300 यूनिट से नीचे वाले को अगर आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट रिकवरी बाकी इन 22% से होनी है या फिर इंडस्ट्रियल कस्टमर से होनी है। तो ये अब तक इस टैरिफ के इंक्रीज से पहले कोई 301 बिलियन, तो जो ये 300 यूनिट से नीचे वाले, इनकी टोटल सब्सिडी 600 बिलियन थी। उसमें से 300 जो बिलियन जो है वो इंडस्ट्रियल कस्टमर प्रोवाइड कर रहा था क्रॉस सब्सिडाइज, और 300 बिलियन जो है वो बाकी ये 22% जो ऊपर वाले थे ये प्रोवाइड कर रहे थे। तो इनके टैरिफ में बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आ गया था। अब जो है इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने इस दफा एक तो फिक्स्ड टैरिफ लगा दिया, यानी 1,000 रुपए पर मीटर इन्होंने फिक्स टैरिफ लगा दिया, और दूसरा ये कि अब नीचे वालों के रेट भी बढ़ाए। तो इन दो चीजों की वजह से जो नीचे वाले हैं उनको इस दफा हिट काफी डिस्प्रोपोर्शनेट लगी है। और ये गवर्नमेंट ने अभी पहले 3 महीने के लिए, जो ये 3 महीने जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें 50 बिलियन पीएचडीबी में से कट करके यहाँ दे दिए, ताकि जो है वो कंज्यूमर्स को इतनी ज्यादा हिट ना लगे जो 200 यूनिट से नीचे। और फिर इसके बाद सितंबर के बाद जब बिजली का कंजम्पशन भी कम होना शुरू हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है, वहां पे फिर गवर्नमेंट उन्हें पूरा टैरिफ का इंक्रीज पास ऑन कर देगी। बट ये कि जाहिर है प्राइसिंग एक बड़ा एंगल है, यूटिलाइजेशन बहुत बड़ा एंगल है। हमारे पास अभी भी लो कॉस्ट बिजली बहुत सारी मौजूद है जो कि यूटिलाइज नहीं हो पा रही, जिसके अंदर थर वाली बिजली, न्यूक्लियर की बिजली और विंड की बिजली मौजूद है हमारे पास। एक बड़ा मसला इस साल हमारे साथ ये भी हुआ कि नीलम झेलम 2 साल से चल नहीं पा रहा, जो कि हमारा हाइडल पावर प्लांट है 969 मेगावाट का। उसके अंदर टनल में कोई गड़बड़ हो गई है, तो इसकी वजह से वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, वरना वो भी हमारी लो कॉस्ट बिजली हमें काम आती, तो वो फिर हम इसकी जगह आरएलएनजी या ये वाली बिजली नहीं जनरेट करते जिसमें हम फ्यूल चल रहा है। और ओवरऑल अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बेहतर होती तो उससे भी हमारी बिजली यूटिलाइज होती, तो कैपेसिटी पेमेंट का कंपोनेंट इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। तो मेरा ख्याल है ये कुछ एंगल है जो देखने वाले हैं। बट सबसे बड़ा ये है कि एक तो अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होती, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बेहतर परफॉर्म कर रही होती, तो हमारी बिजली की यूटिलाइजेशन भी बेहतर होती। वरना आपने देखा होगा एप्टम वगैरह ने तो नंबर दिया था, इस साल कुछ मंथ तो ऐसे थे जब इनकी ईयर ऑन ईयर बिजली की कंजम्पशन 70% कम हुई थी। 70%, 30% रह गई सिर्फ। तो 30% रह गई तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे और इवेंचुअली पूरे सेक्टर के ऊपर आया। अब चूंकि हमारे यहाँ कमर्शियली ये सारी चीजें नहीं है, ये सब गारंटीड बायर मॉडल पे, जिसमें गवर्नमेंट ने लिख के दिया हुआ है कि हम सारी बिजली आपकी 70-80% खरीदेंगे, नहीं तो आपको कॉम्पनसेट पूरा करेंगे। वो जब उस जमाने में जब आप पॉलिसी तो उसके हिसाब से था। तो जाहिर है वो प्लांट बंद भी पड़े हैं तो उनको कैपेसिटी पेमेंट्स मिल रही हैं और वो कस्टमर से चार्ज हो रही है। तो वो कस्टमर से चार्ज हो रही है तो वो फिर टैरिफ में सिग्निफिकेंट इंक्रीज बन रहा है। सामी भाई, हमारे शायद टोटल 90 के करीब आईपीपीज हैं, उनमें से 52% गवर्नमेंट ओन करती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से ऐसे आईपीपीज हैं जो कि पब्लिक लिस्टेड भी हैं और एज ए स्टॉक ऑप्शन भी हो सकते हैं, उनमें से कौन से हैं जो कोई थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस? देखिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए तो मुझे सबसे बेहतर ये हबको ही लगता है, क्योंकि इसमें अगले
20 साल तक वो नया पावर प्लांट है, जो कोल का फायर्ड पावर प्लांट, जो कि 2020 में ही एक प्लांट ऑन हुआ है, तो उसका 30 साल का पीपीए, तो 2050 तक वो चलता रहेगा। कैप्को का जो अग्रीमेंट था वो खत्म हो गया है। निषाद चुनिया पावर 2002 की पावर पॉलिसी वाला है, लेकिन वो फर्नेस ऑयल बेस्ड है, तो मुझे लगता है उसका यूटिलाइजेशन कम रहना चाहिए आगे जाते हुए। अच्छा, गवर्नमेंट के जो ओन पावर प्लांट्स हैं उसमें अब जो नए ऐड में, एक तो 4 एलएनजी फायर्ड पावर प्लांट्स हैं पंजाब में, हवेली, बहादुर शाह, भिक्की, बलोकी, और आखिरी जो है वो पंजाब थर्मल। ये 4 पावर प्लांट्स हैं। और जो बड़े पावर प्लांट जो आप कह रहे थे जैसे कैपेसिटी में, उसमें K2 K3 यानी कैनप 2 कैनप 3, ये 2 बड़े पावर प्लांट हैं, 1100 मेगावाट ईच, न्यूक्लियर, दोनों कराची में लगे हुए हैं। एंड 4 इनके पंजाब में प्लांट लगे हुए हैं, चश्मा 1 2 3 4, वो भी 340 मेगावाट ईच है। तो ये जो है, ये सारे पावर प्लांट्स गवर्नमेंट के हैं, और बाकी जो वापडा के अंडर जो पावर प्लांट्स है वो भी गवर्नमेंट के अंडर हैं। जो हाइडल पावर प्लांट्स है उसमें सिर्फ पेमेंट जो है वो कैपेसिटी पेमेंट की जाती है, क्योंकि जनरेशन की कोई वेरिएबल कॉस्ट कोई बहुत मेजर नहीं होती है। तो इनकी कैपेसिटी पेमेंट, चूंकि ये नए लगे हैं और इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी कॉस्ट $6 से $7 बिलियन के लगभग है, जो 1100 मेगावाट्स का है। बट उसका एक तो प्रोजेक्ट लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, मतलब बाकी प्लांट्स अगर 25 साल चलते हैं तो वो 50 साल चलता है। और दूसरा, उसकी रनिंग कॉस्ट काफी कम होती है, यानी उसकी फ्यूल कॉस्ट ₹1 से भी कम आती है। तो इस वजह से उनका कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन अब कैपिटल कॉस्ट जब आपने ज्यादा इनकर कर लिया और आप प्लांट पूरा यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो जाहिर है आपको उसकी पर यूनिट कॉस्ट काफी ज्यादा लगेगी। और मुझे याद है उस जमाने में उनका टैरिफ 10-11 सेंट डिटरमिन हुआ था। ज्यादा उसकी शेयरिंग नहीं होती, क्योंकि वो जरा हमारे यहाँ सेंसिटिव समझा जाता है न्यूक्लियर नेचर की वजह से। तो उनका जो है वो जो आप कह रहे हैं 52% कैपेसिटी पेमेंट्स अगर गवर्नमेंट को जा रही है, तो गवर्नमेंट के वो सारे प्रोजेक्ट्स पीएचडीपी से फंड थोड़ी हुए हैं, इक्विटी से। वो ज्यादा से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो है वो डेट से फंड हुए हैं। तो उस डेट की कॉस्ट को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट को कैपेसिटी पेमेंट उनकी चाहिए। या तो वो डेट, जैसे जो 4 एलएनजी वाले प्लांट्स हैं उनके डेट तो लोकल है, लेकिन वो डेट भी रिकवर करने हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, इनके तो डेट फॉरेन है, चाइनीज बैंक्स के, तो ये तो आपको उन्हें देने हैं। तो वो तो जाहिर है हर साल की शेड्यूल्ड लोन की अमोर्टाइजेशन है जो आपने सर्विस करनी है। तो जाहिर है वो तो गवर्नमेंट, अगर हम कंज्यूमर से अगर कैपेसिटी पेमेंट की मद में अमाउंट रिकवर नहीं करेगी, तो पीछे पे भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद के फाइनेंसेस तो डॉलर इतने हैं नहीं या रुपए इतने हैं नहीं कि वो पे कर सके, वरना तो बजट में से निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के अपने पावर प्लांट से तो कैपेसिटी पेमेंट वेव कर दे, तो वो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, वो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी। इसका एक ही हल है कि या तो आप पीछे से बैंक से बात करके उनके जो है वो जो लोन के टेनर है उनको एक्सपेंड करवाएं। अब मुझे लगता है ये न्यूक्लियर में तो शायद ये नहीं हो सकता, वो तो ऑलरेडी काफी एक्सपेंडेड है, मेरा ख्याल है वो तो 10 साल से ज्यादा की लोन है। लेकिन जो बाकी जो सीपैक के रिलेटेड पावर प्लांट्स हैं, जैसे चाइना पावर हब है, या साहिवाल है, या पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक है, या लकी का पावर प्लांट है, इनके अगर आप प्रोजेक्ट डेट को 10 से 20 साल या 30 साल पे ले जाएं, तो डेफिनेटली आपको जो है वो इस वक्त रूम मिल जाएगा कोई ₹2 से ₹3 टैरिफ पे। बट वो फिर भी ₹2 से ₹3 होगा, तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा कि लोग समझें कि जान ही छूट गई बिजली के बिल से। बिजली के बिल फिर भी आते रहेंगे। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मेरा ख्याल है हब सबसे बेहतर ऑप्शन है अभी तक, क्योंकि एक तो वो डिविडेंड पेइंग भी है और कंपनी की गवर्नेंस वगैरह भी काफी बेहतर है। सामी भाई, अभी सालाना कितनी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट को करनी पड़ती हैं, और अभी तक जो जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, व्हाई दे फेल टू रिजॉल्व दिस क्रिटिकल इशू? देखें, एक तो 2.2 ट्रिलियन इस साल की कैपेसिटी पेमेंट है, हर साल चेंज होती है, क्योंकि हर साल, फॉर एग्जांपल इस साल 2 नए पावर प्लांट ऑन हो रहे हैं, जिसमें एक सूखी किनारी है जो कि हाइडल पावर प्लांट है 840 मेगावाट का, एक कैरेट हाइड्रो पावर है जो 1100 समथिंग मेगावाट का है। तो उनकी चूंकि कैपेसिटी की नेचर है, क्योंकि दोनों हाइडल पावर प्लांट है, तो वो तो एक स्पॉट में आपको पेमेंट आ जाएगी जैसे वो प्लांट कनेक्ट होगा ग्रिड से। इसके बाद जनरेशन जो आती रहेगी वो रेफरेंस के हिसाब से आती रहेगी, जो भी सीजनैलिटी के हिसाब से आनी है। अच्छा, नए पावर प्लांट्स अगर कनेक्ट हो रहे हैं और आपकी बिजली की डिमांड नहीं बढ़ रही, तो जाहिर है आपकी पर यूनिट कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है। इस साल भी हमें इंक्रीज फेस करना पड़ा। अच्छा, गवर्नमेंट की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है 2013 से 18 के बीच में तो प्लांट्स लग रहे थे। तो जब तक लग रहे थे, जब तक ये अंदाजा नहीं था कि हमारी पावर की डिमांड एक्चुअली आगे बिहेव कैसे करेगी। फिर 2019 आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया, 20 आया, कोविड आ गया। कोविड खत्म हुआ तो 21 और 22 हमारी लगभग डिमांड दोनों साल 10-10% बढ़ रही थी।
तो मैं आगे का अंदाजा लग रहा था कि आगे हम चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि पावर की डिमांड सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही थी। 22 के बाद एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस वीक हो गई सिग्निफिकेंटली, और फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुई। तो अब वो 2 साल लोड बढ़ता रहा। अब 2 साल और बिजली की कीमत बढ़ने के साथ और ऑल्टरनेट एनर्जी की पेनिट्रेशन होने के साथ डिस्पैचेस और कम हो गए। अब इस साल तकरीबन कोविड के बराबर डिस्पैच लेवल पे आ गए। तो जाहिर है इसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट्स का लोड और बढ़ गया। अब आगे जाते हुए देखते हैं हुकूमत जो है वो कोई पॉलिसी ऐसी लाती है कि आप ग्रिड की पावर यूटिलाइज करें, वरना जो है जाहिर है ये अगले साल और महंगी होती चली जाएगी। यानी अगर आपने बिजली का टैरिफ अभी 70 रुपए या जो भी फिक्स कर भी लिया है फॉर कंज्यूमर्स, बट अगर डिस्पैच लेवल रेफरेंस या जो भी गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है उससे और कम होगा, तो गवर्नमेंट हर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में पेमेंट लेती रहेगी। आपने अभी भी देखा होगा जो साल चला गया है, इसमें 4-4, 5-5 रुपए पर यूनिट क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आते रहे, क्योंकि डिस्पैच लेवल कम था, तो कैपेसिटी पेमेंट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही थी। और एफसीए भी 3 से 4 रुपए पूरा साल आते रहे, क्योंकि आरएलएनजी की यूटिलाइजेशन 11% की जगह तकरीबन 51% हुई है, क्योंकि ग्रिड कंस्ट्रेंट की वजह से। तो जब आपने, और दूसरा है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो आरएलएनजी के वो टेक और पे, 9 कार्गो हमने महीने की कंज्यूम करने ही करने। जब वो कार्गो आ जाते हैं तो सिस्टम में जगह नहीं होती गैस के सिस्टम में, कि वो जो है गैस को स्टोरेज हमारे पास कोई इतनी बड़ी नहीं है। आपने जब वो यूटिलाइज करनी होती तो आप जाहिर है इन पावर प्लांट्स में यूटिलाइज करते हैं। तो ये 24-25 रुपए की बिजली बनती है, कंपेयर टू आज के रेट पे कोयले की बिजली 13-14 रुपए की है वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन चूंकि हमारे पास आरएलएनजी एक्सेस है तो हम वो यूटिलाइज करते हैं। कोयला तो इंक्रीमेंटल और इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, तो इंपोर्ट पे डॉलर भी बचाने और दूसरी तरफ ये वाली आरएलएनजी यूटिलाइज भी करनी है। तो इस वक्त हम आरएलएनजी यूटिलाइज कर रहे हैं। जनरली हमारे एक सिस्टम होता है मेरिट ऑर्डर, यानी एक हर हर फोर्टनाइट एक मेरिट ऑर्डर बनता है कि जो मस्ट रन प्लांट्स है, यानी न्यूक्लियर और विंड वगैरह, इनके बाद कोई भी प्लांट की अगर यूनिट कॉस्ट 1 रुपया है तो पहले वो चलेगा, फिर 2 रुपए वाला, फिर 3 रुपए वाला, फिर 4 रुपए, ऐसे यानी फ्रॉम चीपेस्ट ये आगे जाता है। तो मेरिट ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है, लेकिन ये कि जब ये ग्रिड कंस्ट्रेंट का इश्यू होता है जब ही हम ये मेरिट ऑर्डर ब्रीच कर सकते हैं, वरना नेपरा जो है वो हर महीने की बिजली की टैरिफ की हेयरिंग में, जो हर महीने की फ्यूल कॉस्ट की हेयरिंग होती है, इसमें मेरिट ऑर्डर को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। और अगर मेरिट ऑर्डर वायोलेट हुआ हो तो बहुत दफा वो पेमेंट विदहोल्ड भी कर लेता है। तो ये भी एक इशू है। हमारी रेगुलेशंस पावर की सिस्टम की तो अच्छी बनी हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल है ओवर टाइम हम जो है वो आगे नहीं जा सके। अब गवर्नमेंट ने एक चीज इंट्रोड्यूस की थी कि कंपेटेटिव, यानी जो पावर प्लांट्स है वो अपना कंज्यूमर खुद ढूंढे, और कंज्यूमर्स जो अपनी पावर खुद ढूंढे और उसको डीरेगुलेट करे। तो ये CTBCM एक चीज है, कंपेटेटिव ट्रेडिंग, वो इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन इवेंचुअली मेरा ख्याल है सोल्यूशन जब ही होगा जब आप ये पूरा सेक्टर प्राइवेटाइज कर दें, तो हर पावर प्लांट जो है वो सस्ता फ्यूल ढूंढे और सस्ती बिजली बेचे, ताकि उसे मार्केट में पेनिट्रेट करना हो। आप अमेरिका वगैरह में देखिए, वहां पे कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते नहीं है, स्पॉट पे बिजली बेचते हैं। आज जो बिजली का स्पॉट रेट है वो ये, इस पे आप बेच सकते तो बेचे, वरना आप ना बेचें, कोई और बेच देगा। जहां डिमांड ज्यादा होगी तो शायद आपकी बारी आ जाए, प्राइस ऊपर आ जाए। लेकिन जाहिर है उनकी इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड है, वहाँ कैपिटल की अवेलेबिलिटी काफ़ी फ्री है, इसकी वजह से वहाँ वो ये कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो चूंकि पावर की शॉर्टेज थी, कोई इन्वेस्टर नहीं था, तो हमने ऐसी पॉलिसी लाए थे, लेकिन उस पॉलिसी में जाहिर है इन्वेस्टमेंट एक लिमिट से शायद थोड़ी ज़्यादा हो गई है, और जो है वो पावर की डिमांड उस हिसाब से ग्रो नहीं हुई है। तो जाहिर है इस वक्त हम थोड़ी प्रॉब्लम में। आपने काफ़ी डिटेल से समझाया, लेकिन अगर एक आम आदमी के अंडरस्टैंड करने के लिए आप बताएं कि ये जो हाई कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, ये आम आदमी के बिल को किस तरह इम्पैक्ट करती हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ है उनको इसने किस तरह इम्पैक्ट किया है। हम ये भी सुनते हैं कि जो इसकी कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। देखिए, इसमें आपको ऐसी मिसाल देता हूँ। इस वक्त बिजली का जो रेट आ रहा है, लोगों को घरों में बिल आ रहा है, 70 रुपए से आ रहा है। बिजली की एवरेज फ्यूल कॉस्ट 8-9 रुपए से ज्यादा नहीं है। हमारा फ्यूल मिक्स ठीक हो गया, क्योंकि नए पावर प्लांट्स लग गए। जब 8-9 रुपए से ज्यादा कॉस्ट नहीं है, तो बाकी पैसे किस चीज के? तो बाकी इसमें जाहिर है, जब आप पावर परचेज प्राइस कोई 28 रुपए, उसमें से 9 रुपए फ्यूल कॉस्ट है और 21-22 रुपए हमें कैपेसिटी पेमेंट लगती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। प्लस इसके बाद जब आप कस्टमर को देते हैं बिजली, तो हम अगर 700 यूनिट से ऊपर कंज्यूम आम कोई इंसान करता है, तो उससे टैरिफ ऊपर लगता है, क्योंकि वो लो कंजम्पशन वाले को क्रॉस सब्सिडाइज भी कर रहा है और प्लस इसके ऊपर टैक्सेस भी पे कर रहा है। ठीक है ना?
और तो वो अगर आप इस वक्त बिजली का बिल देखें तो 4 तो मुख्तलिफ तरह के क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आ रहे हैं, 1 या 2 तरह के सरचार्ज आ रहे हैं रेसिडेंशियल बिल पे। तो ये सारी चीजें मिला के जो है वो टैरिफ इतना ज्यादा बढ़ गया है। एक तो टैक्स का एलिमेंट बहुत बड़ा है, सरचार्जेस का एलिमेंट बहुत बड़ा है, और क्यूटीए बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, एफसीए बड़े बड़े आ रहे हैं। ये बड़ी चीज है। अच्छा, कैपेसिटी पेमेंट ऐसे हिट कर रही है कि हुकूमत ने जब बिजली के कारखाने लगाए तो हुकूमत ने उन्हें ये कहा कि आप ये बिजली का कारखाना लगाएंगे और इसकी 80% बिजली हम खरीदेंगे, कि हम गारंटी करते हैं। वरना जो है वो कोई वो कारखाना लगाने को तैयार नहीं था। जब आपने वो कारखाने लगा लिए, अब उसकी बिजली बिक नहीं रही क्योंकि इकोनॉमी ऐसी नहीं है, डॉलर का रेट बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो जब ये बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही तो उस कारखाने का किराया देने के लिए वो सारे पैसे कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं ना। जब वो कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं तो वो बिजली की यूनिट में ही पास ऑन हो रहा है, क्योंकि कस्टमर ज्यादा बिजली अब यूनिट में तो खरीद नहीं रहा, हर बंदा अपनी कंजम्पशन कंट्रोल कर रहा है क्योंकि बिजली का रेट इतना बढ़ गया है। तो इस वजह से जो है वो कंज्यूमर के ऊपर लोड बहुत ज्यादा आया है, और विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर तो ये कि हमारी जीडीपी 6-8% से ग्रो हो रही हो, तो जाहिर है कस्टमर के लिए थोड़ा बिल ज्यादा देना और थोड़ी कंजम्पशन बढ़ाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इस वक्त जहाँ पे टैक्सेशन का लोड भी इतना ज्यादा बढ़ गया है और इकोनॉमिक का प्रेशर भी इतना है, तो उस वक्त जो है वो कस्टमर के लिए पे करना प्रॉब्लमेटिक है। सामी भाई, आपने रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात की। पूरी दुनिया में हम सुनते हैं इस तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में अगर देखते हैं तो कभी सोलर पैनल वगैरह पे ड्यूटी फ्री कर देते हैं, कभी उस पे टैक्स लगा देते हैं, कभी वो नेट मीटरिंग की भी बात चलती रहती है। तो क्या ये गवर्नमेंट इसकी फेवर में इसलिए नहीं है कि वो कंजम्पशन बहुत कम हो गई है प्राइस की वजह से, और वो चाहते हैं कि बस जो आम लोग हैं या इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ही खरीदें जो जनरेट हो रही है? इसमें दोनों दोनों बातें। एक तो ये कि देखें, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी तो हमारा बहुत पुराना मसला है पाकिस्तान में, कि हर थोड़े दिन बाद हालात बदल जाते हैं तो पॉलिसी उसके हिसाब से बदल जाती है। पहले जो है 2015 में नेट मीटरिंग एक रेगुलेशन आया, फिर 17-18 में ये रिवाइज हुए। तो उस वक्त जो है गवर्नमेंट चाह रही थी, और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए स्टेट बैंक ने एक स्कीम निकाली थी जिसमें 6% पे वो फाइनेंसिंग मिलती थी, आरई वाली, रिन्यूएबल एनर्जी वाली। तो वो उसके अंडर काफी लोगों ने फाइनेंसिंग ली और वो सोलर पैनल लगाए, सोलर के यूनिट लगाए घर के ऊपर, और वो 2 साल में 3 साल में पे बैक हो गए क्योंकि बिजली की कीमत इतनी बढ़ गई और लोगों की सेविंग हो गई। अब जो है वो आरई की फाइनेंसिंग भी बंद हो गई है, और गवर्नमेंट चाह भी नहीं रही कि और हो। लेकिन नेट मीटरिंग एक तो ग्लोबल फिनोमेना है, यानी ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि आप अपनी बिजली खुद जनरेट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ये बंद कर नहीं पा रही। दूसरा ये कि अब बिजली की कीमत इतनी बढ़ गई है कि आप आरई ना भी दें, कोई कमर्शियल लोन भी ले ले काइबोर पर भी, तब भी जो है वो आपकी उसके ऊपर फिजिबिलिटी बन जाती है। तो यस, एक तो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी तो एक मसला है, नेट मीटरिंग करनी है नहीं करनी है, खुला रखना है बंद रखना है। और दूसरी बात, इसमें गवर्नमेंट को फायदा ये होता है कि जब आप न्यू पावर प्लांट लगवा रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको गारंटी देती है ना कि हम आपको डॉलराइज रिटर्न देंगे, इतनी बिजली आपसे खरीदेंगे, ये सब होगा। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। जो यूनिट एक्सेस आपको इस पे आ जाता है ग्रिड पे, वो आप 22 रुपए का भी खरीदते हैं और बराबर वाले को वही दिन में वो यूनिट 35-38 रुपए का बेच देते हैं। तो वो तो डिस्को यहीं पे अपना कैश जनरेट करके वो फारिग हो जाता है, और कस्टमर की जो एक्सेस बिजली है उसके उसके 22 रुपए मिल जाते हैं, जो उसको पीक के यूनिट जो कंज्यूम होते हैं उसको पे करने में काम आ जाते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और सोलर पे जो बिजली जनरेट हो रही है उसकी वजह से ग्रिड के ऊपर लोड कम हो जाता है ना, एक एक तरह से। इसलिए कि वो अपनी अपनी बिजली सब जनरेट करते रहते हैं, तो वो आसपास में माइक्रो ग्रिड के तौर पे कंज्यूम हो जाती है। कि अगर मेरे घर पे सोलर लगा हुआ है और बराबर वाले पे नहीं लगा हुआ, उसके बराबर में फिर लगा हुआ है, तो मेरे घर पे जो एक्सेस बिजली जनरेट हो रही है वो यहाँ तार के ऊपर गई और बराबर वाले ने वो कंज्यूम कर ली। तो इसके अंदर ट्रांसमिशन नेटवर्क की तो जरूरत ही नहीं है, जो तार आपस में कनेक्ट हो रही है इसी से काम हो गया। तो ये जो है ये तो काफी एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, और जाहिर है जब हमने जनरेट की तो केई को फर्नेस ऑयल कम चलाने की जरूरत पेश आई, तो उससे एक तो हमारी तेल की कंजम्पशन भी पाकिस्तान की बच गई, दूसरा जो उससे जो इमिशंस होने थे वो भी एनवायरमेंट में जाने से बच गए। तो ये तो हर तरफ से फायदेमंद ही है। तो मेरा तो ख्याल है कि नेट मीटरिंग अभी होनी चाहिए और इसके ऊपर कोई इतना मसला नहीं है। अभी तक जो नंबर आता है हर महीने का पावर की, हर महीने की हेयरिंग में, तो कराची में जो नेट मीटर्ड बिजली आती है जो ग्रिड पे एंटर होती है, वो 0.2-0.3% से ज्यादा यूजुअली होती नहीं है पर मंथ। तो 0.2-0.3% को इतना बड़ा नंबर नहीं है जिसके लिए गवर्नमेंट इतनी ज्यादा
फिक्रमंद हो। हाँ, अगर ये सारे घर जिनमें बिजली लगी हुई है, ये अगर पूरे के पूरे ग्रिड पे होते, तो हो सकता है डिमांड का कुछ और नंबर होता। बट ये कि मेरा ख्याल है वो भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ ये अपर मिडिल क्लास या उन्हीं के पास ही लगे हुए हैं जो ये सोलर पावर प्लांट्स है। मिडिल क्लास और बाकियों के पास तो जनरली या तो बिल्डिंगों में तो जगह ही नहीं होती, और जनरली लोगों के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी भी इतनी नहीं होती कि वो ये पावर प्लांट्स सोलर प्लांट्स लगा सके। और बैंक्स भी जो क्रेडिट देते हैं वो सर्टन लेवल से ऊपर की कंपनी के एम्प्लॉयज को देते हैं, जिनकी वो जो डिटेल्स हैं क्रेडिट के हिसाब से वो वेरीफाई कर सकें, इवेलुएट कर सकें। बाकी हर कंपनी के एम्प्लॉयज को जनरली बैंक्स भी क्रेडिट देते नहीं। तो ये भी जो है कि सर्टन सर्कल के अंदर ही लोगों ने सोलर ज्यादा लगाया। सामी भाई 2015 में तकरीबन शायद 13,000 किलोवाट या मेगावाट सॉरी थी डिमांड, और कैपेसिटी थी तकरीबन 20,000। और आज अगर देखें तो आज भी 13,000 मेगावाट की डिमांड है, और कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 43,000 पे पहुंच चुकी है, जिसमें 23,000 के ये नए आईपीपीज आए हैं। तो एक आम आदमी को बताएं कि उनके लिए लोड शेडिंग फिर क्यों नहीं ख़त्म होती? ना तो प्रॉपरली बहुत सारे इलाकों में एसी चलते हैं, ना वहाँ पे बिजली आती है टाइम से, अभी भी लोड शेडिंग हो रही है। अगर डिमांड से आपकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है तो ये हो क्या रहा है? क्यों नहीं बिजली पहुंचती लोगों को? लेकिन लोड शेडिंग अब जो हो रही है, उसका रीजन रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग है। जनरली लोड शेडिंग इसलिए हो रही है जिस इलाके में बिजली की रिकवरी कम है बिलिंग के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, या तो यूनिट्स बिल ही नहीं हो पा रहे, या फिर बिल हो रहे हैं तो उसकी रिकवरी नहीं हो रही। दो चीजें ना, टीएनडी लॉस या तो ज्यादा है, यानी उस इलाके में अगर बिजली मीटर में जाने से पहले ही चोरी हो रही है कुंडों के अंदर, तो वो तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस के अंदर आ गया ना, कि आपका वो यूनिट बिल ही नहीं हुआ, पीएमटी से आगे गया, वो किसी ने कुंडा मार के उतार लिया। तो आप सारे मीटर जब टोटल करेंगे और पीएमटी से उसकी बिजली कंपेयर करेंगे कि कितनी यहाँ से गई और मेरे पास बिल कितनी अमाउंट के बने, कितने यूनिट्स के, तो वो यूनिट ही आपस में मैच नहीं करेंगे। जब वो यूनिट्स बिल्ड और यूनिट सेंट आउट का फर्क जो है वो टीएनडी में आ जाएगा यूनिट्स में, और फिर आपने जितने बिल कर दिए और उसके अगेंस्ट रिकवरी, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की आपने बिलिंग की और रिकवरी अगर 90 रुपए की हुई, तो ये 10 रुपए और लॉस हो गया। तो ये रिकवरी का लॉस और टीएनडी लॉस ये मिला के अगर एक सर्टन नंबर 25% से ज्यादा है पर फीडर, तो वो वहां पे लोड शेडिंग करते हैं, और जितना ज्यादा लॉस है उतनी लोड शेडिंग वहां पे ज्यादा होती है, ताकि जो है, वरना वो हुकूमत वहां पे नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती एक सर्टन लेवल से ज्यादा। तो एक तो ये वाली लोड शेडिंग हो गई। मेरा ख्याल है मेजोरिटी लोड शेडिंग 80-90% रेवेन्यू बेस्ड ही है इस वक्त। कहीं लोड शेडिंग डिमांड सप्लाई का गैप होने की वजह से नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है कि ये जो डिस्कोज वगैरह हैं वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाती, उनका जो सिस्टम्स हैं वो उनमें कैपेसिटी भी नहीं है? एक ये बड़ा एंगल है कि हमारे यहाँ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी कम है, और ये तो जाहिर है, ये तो बहुत लेवल तक है ये चीज़। कि मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था, पंजाब में किसी गांव में रहता है, तो वो बता रहा था कि जो है उनके गांव का जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 40 साल पहले जो लगा था वही है। तो 40 साल में यूजेज तो पता नहीं कितने टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि उसके बाद लोगों ने अप्लायंसेस खरीद लिए, और जैसे फ्रिज, टीवी, एसी, सारी चीजें लगती चली गई गाँव में भी। तो यूटिलाइजेशन तो पता नहीं कितने गुना बढ़ गए, लेकिन वो वही इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। तो उस बेचारे को तारों को देख के डर लग रहा है, पता नहीं ये कब तक चलेंगी नहीं चलेंगी। तो जाहिर है ये तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोरी है। तो जहां पे जो चीज फट जाती है जब ही रिप्लेस होती है, बाकी तो कोई डिमांड चेंज होने के हिसाब से तो कोई चीज रिप्लेस नहीं होती। लेकिन ये तो एक एंगल है। बट ओवरऑल यस, हमारा ट्रांसमिशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम है। बट मेरा नहीं ख्याल ऐसा कहीं हो रहा है कि डिमांड ज्यादा है बहुत और वहां पे बिजली पहुंच नहीं रही। हाँ, ये है कि विलेज के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हमारी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन कोई बहुत बुरा लेवल भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे रिमोट एरियाज है बलूचिस्तान में, चूंकि वहाँ एरिया बड़ा है, तो वहां पे हर जगह ग्रिड नहीं पहुंचा। लेकिन अब जब से रिन्यूएबल एनर्जी आई है, तो काफी जगह जो है वो दिन दिन के लिए सोलर और पंखे लग गए। तो छोटा पंखा भी होता है, तो उससे बिजली जनरेट हो जाती है और दिन दिन के काम निकल आते हैं। यानी दिन में आपने पंखे बिजली चला ली, सोलर है, और शाम में जब अंधेरा हो गया इसके बाद फिर कुछ नहीं है। तो वो ये वाला तो हो रहा है काम। लेकिन ये कि जाहिर है इसको भी और फैलाने की जरूरत है, ताकि जो है, क्योंकि आपने देखा हो ना ग्वादर है, तो ग्वादर में बिजली हमारे यहाँ हम ईरान से इंपोर्ट करते हैं, वहाँ जनरेट करना महंगा पड़ता है। अब जो चाइनीज के साथ बात हो रही है कि वहाँ पे 300 मेगावाट का प्लांट लगा लें अपना, वरना अभी तक हम बिजली वो
ईरान से इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि वो ग्वादर यहाँ से इतना दूर है कि जो लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, बिजली की कॉस्ट कम होगी। अभी आईएमएफ की भी बातें चल रही हैं, तो हमेशा आईएमएफ की भी जो डिटेल्स आती हैं उसमें पावर सेक्टर का जिक्र ज़रूर होता है। आईएमएफ ने क्या रिकमेंड किया गवर्नमेंट को इस पावर सेक्टर के क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए? उनकी कौन सी रिकमेंडेशंस हैं और क्या गवर्नमेंट वो कर पाएगी? ठीक है, आईएमएफ एक तो पहले यही कहता है कि जितनी कॉस्ट है वो आप रिकवर करें, और दूसरी बात वो कहता है कि सेक्टर में रिफॉर्म्स करें। जब इस दफा उन्होंने कैप्टिव पावर प्लांट पे आपने देखा होगा कि अब गवर्नमेंट बंद कर रही है, कि कैप्टिव जब बंद होंगे, ये डिमांड जब ग्रिड के ऊपर आएगी तो डिस्पैच इंप्रूव होगी, जब बिजली की डिस्पैच इंप्रूव होगी तो कॉस्ट ओवरऑल कम होगी। दूसरा, कैप्टिव गैस कंज्यूम करता है और गैस हमारे पास अब शॉर्ट है, तो वो गैस अवेलेबल होगी अदर चीजों में देने के लिए। तो ये बात हुई। बाकी आईएमएफ जनरली ऐसी बातें ही करता है कि आप या तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करते हैं या फिर उनके मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, किसी तरह प्राइवेट सेक्टर का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लाएं ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो और ओवरऑल गवर्नेंस पे काम करें। जनरली ज्यादा डेप्थ में पावर सेक्टर को वर्ल्ड बैंक देखता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने हमारी पावर की काफी सारी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी की हुई है वाया आईएफसी, प्रोपार्को, और एक जो है वो पहले जो हमारे वापडा की जो अंदर जो तरबेला की फोर्थ फिफ्थ एक्सटेंशन है, वो सारी वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस की है। ओरिजिनली भी वर्ल्ड बैंक ने इनकी फाइनेंसिंग पे और उस पे काम किया था, कैपिटल रेजिंग पे। तो वर्ल्ड बैंक की ज्यादा इसके अंदर ग्रिप है, और जब सर्कुलर डेट की रिकमेंडेशंस भी बनती हैं तो आईएमएफ भी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ही काम करता है। तो मेरा ख्याल है यही बातें हुई हैं। अच्छा, अभी जो नया आईएमएफ प्रोग्राम हुआ है, इसकी तो अभी खाली एक प्रेस रिलीज आई है, जिसमें उन्होंने वो पिछले वाले प्रोग्राम वाली ही बातें की हैं कि जो है वो ओवरऑल मार्केट डिटरमिन्ड करेंसी होगी, बफर्स बनेंगे ताकि आपका फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर रहे आपका, और डिविडेंड सारे थ्रू होंगे। यही बातें की हैं ज्यादातर तो, कि फ्री मार्केट रहेगी, करेंसी फ्लोट करती रहेगी। बाकी जो है डिटेल स्टाफ रिपोर्ट जब ये आएगी बोर्ड अप्रूवल के बाद, जो कि अगस्त के एंड में एक्सपेक्टेड है, तो वहां से फिर पता चलेगा कि एक्चुअली नए प्रोग्राम की स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स क्या हैं और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है। नए प्रोग्राम के लिए एसएलए तो शायद हो गया, बट कब तक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि साइन ऑफ हो जाएगा ये प्रोग्राम? मेरा ख्याल है अगस्त के एंड में एक्सपेक्टेड है कि ये बोर्ड अप्रूवल हो जाएगा। कुछ काम उससे पहले का चल रहा है, जिसमें फाइनेंसिंग जो हमें पार्टनर्स ने देनी है बायलैटरल और मल्टीलैटरल ने, उसके एश्योरेंस का, और कुछ काम और चल रहा है, तो वो मेरा ख्याल है इसके बाद ये कंक्लूड हो जाएगा। सही, उसमें मैं यही आपसे पूछने जा रहा था कि आईएमएफ ने क्या रिकमेंडेशन दी है गवर्नमेंट को, वो साइन ऑफ से पहले इन्होंने क्या करनी है और उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोग्राम क्या क्या गवर्नमेंट को करना पड़ेगा? एक तो पावर सेक्टर से रिलेटेड यही है ना कि जो है वो जो ये सीपैक रिलेटेड पावर प्लांट्स हैं, इनके टेनर एक्सटेंड कराने। आईएमएफ ये कहता है कि एक तो अगर आपसे ये प्रोजेक्ट की पेमेंट्स नहीं हो पा रही, तो आप या तो इनके जो टेनर है इनको एक्सटेंड करा लें, नेगोशिएट कर लें। और दूसरा, आईएमएफ का ये कहना होता है यूजुअली कि सारे पावर प्लांट्स को आप एक जैसे ट्रीट करें। एक जैसे ट्रीट करने से मुराद है कि अगर पेमेंट्स आपको देनी है तो लाइन से जो पेमेंट इनवॉइस के हिसाब से जो पेमेंट की डिस्बर्समेंट होनी है वो लाइन से हो। ये ना हो कि अभी अगर जो हमारे सीपेक के जो पावर प्लांट्स हैं उसके अंदर अग्रीमेंट ये थे कि डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट बने हुए थे कि इतने पैसे आपने फॉर एग्जांपल 2-3 किस्तें एडवांस में पहले से जमा करानी है। तो उसके लिए क्योंकि अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम है और रिकवरी भी स्लो थी, तो गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं होते थे। तो या तो आप गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसे दे, या फिर इनमें से जो दूसरे पावर प्लांट से उनके पैसे रोक के इनको पहले पैसे दे। तो ये फिर हो नहीं पा रहा था। तो अब गवर्नमेंट इसीलिए चाह रही है कि ये या तो रीनेगोशिएट कर ले या इनकी पेमेंट्स आगे करा दे, ताकि जो है ये मसला सॉल्व हो जाए। तो ये आईएमएफ का भी यही कहना था कि आप चाइनीज से बात करके देखें। तो इसीलिए शायद हुकूमत की टीम अभी जो है वो चाइना गई हुई है, ताकि जो है वो ये बात कर सके। सामी भाई, आपके ख्याल में ये आईएमएफ की जो रिकमेंडेशंस हैं ये कितनी रियलिस्टिक हैं और क्या ये गवर्नमेंट इनको कर पाएगी इम्प्लीमेंट? देखिए, रियलिस्टिक तो आईएमएफ तो ज्यादातर थियोरेटिकल बात ही करता है कि देखिए आपने अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम करनी है तो आप टैक्सेशन बढ़ा दें, और इसी तरह की चीजें होती हैं जनरली। फ्री मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट हो तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसले खत्म हो जाएंगे। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसले खत्म करने के लिए आपको बिजनेस माइंडसेट चाहिए होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री के स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बड़ी आबादी है,
और अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती है या दूसरे मुल्क में अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी लोग जाने लगते हैं। आपने आजकल भी देखा होगा, फिर आजकल रश लगा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पे, या हमारे घर दफ्तर के पास एतमाद का दफ्तर है, जिससे सऊदी अरब के वीज़े लगते हैं, वहाँ बायोमेट्रिक होती है, वहाँ भी बहुत रश लगा हुआ है। तो लोग काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट संभालना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीकनेस की वजह से हम आईएमएफ के पास जाते हैं। आईएमएफ से आप बात करें, उनका जहन ये है कि हमारा जो माइंडसेट है वो 3 इयर्स का है। 3 ईयर में कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट पे अपना काम कर ले, हम उसको 3 साल की रिकमेंडेशन देंगे। इसके बाद उसका अपना काम है, आगे वो क्या करता है। अच्छा, हमारे साथ बदनसीबी है कि हम हर थोड़े दिन बाद फिर फंस जाते हैं। तो हम 25वें प्रोग्राम में आईएमएफ के आ गए हम। अच्छा, जितने कंट्रीज पहले निकले, फॉर एग्जांपल चाइना है, इंडिया है, ये पहले ये भी आईएमएफ प्रोग्राम्स के अंदर थे, लेकिन इनकी लीडरशिप ऐसी थी कि उसने बिजनेस ओरिएंटेड होके बिजनेसेस को चलाया, और फिर इवेंचुअली जब वो बिजनेसेस चले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला खुद ब खुद निकल गया। वो बिजनेसेस ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे। आज इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत स्ट्रांग है, उनका 650 या $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया। चाइना का $3 ट्रिलियन से ऊपर है। ये सारे इसी तरह ग्रेजुएट किए। हम जो है वो उसी चक्करों में फंसे हुए हैं कि बार बार पॉपुलिस्ट माइंडसेट हो जाता है। तेल गैस पे सब्सिडी देना शुरू कर देते हैं, इंपोर्ट हो रही होती है पीछे से डॉलर में, यहाँ पे रुपए में रिकवरी कम हो रही होती है, पीछे देने के पैसे नहीं होते, एंड में फिर फंस जाते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म माइंडसेट से निकलना होगा। और मेरा ख्याल है कि बिजनेस ओरिएंटेशन हुकूमतों को भी चाहिए कि किस तरह यहाँ बिजनेस ग्रो, बिजनेस कम होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे आ जाएगी, तो जो है वो आप अपना टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे और ना ही आपके पास बाहर के लोन की रीपे करने के पैसे होंगे। इसके अलावा ओवरऑल हमने एक हुकूमती वज़ीर कह रहे थे कि ये बजट तो हमें आईएमएफ ने ही बना के दिया है। तो अगर हम आईएमएफ की रिकमेंडेशंस वगैरह जो भी हैं देखें, तो आप किस तरह उसका इम्पैक्ट देखते हैं ऑन पाकिस्तान ओवरऑल इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट भी? देखिए, ओवरऑल तो दो चीजें। आईएमएफ का बजट फिस्कल कंसोलिडेशन बजट था, यानी उन्होंने 1.5 से 2% हमारा टैक्स टू जीडीपी बढ़ाने की कोशिश की है इस साल, और इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ द प्रोग्राम 3% उन्होंने टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना है। तो जब आप टैक्स टू जीडीपी 3% बढ़ाएंगे और जीडीपी भी नॉमिनली ग्रो हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से, तो जाहिर है पब्लिक के ऊपर प्रेशर बहुत आ रहा है, उनकी कंजम्पशन कर्टेल हो रही है। एक तो ये बात हुई। दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए, तो स्टॉक मार्केट उसको दूसरे एंगल से देख रही है कि अगर डिसिप्लिन होगी इकोनॉमी, डोमेस्टिक डिमांड कंट्रोल होगी, तो आपके जो है वो एक्सटर्नल डेफिसिट पे भी कंट्रोल आएगा और फिजिकल डेफिसिट भी कंट्रोल होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि बजट के साथ मार्केट, स्टॉक मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट नीचे आता रहेगा, तो इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट की तो इक्विटी की वैल्यूएशन एक तो बेहतर होगी, और आगे जाते हुए इकोनॉमी भी जो है वो बेहतर ग्रो होगी। ये दो चीजें हो गई। दोनों एंगल हैं इसके ये वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया, बट जनरली पब्लिक के ऊपर इसका प्रेशर आया। सामी भाई, ये जो कैपेसिटी पेमेंट का इशू है, ये सर्कुलर डेट है, इसने हमारे जो अभी बजट है इस पे, इसको किस तरह इन्फ्लुएंस किया है? पावर की सब्सिडी की हुकूमत ने इस साल 1200 अरब की रखी है। तो जाहिर है पिछले साल ये तकरीबन 950 से 975 अरब के बीच में थी। तो जाहिर है ये 250-300 बिलियन आपको एक्स्ट्रा देने पड़े, और 1200 अरब आपके बजट में से डायरेक्ट पावर सेक्टर को जा रहे हैं ना। अगर पावर सेक्टर अपनी कॉस्ट और अपने रेवेन्यू को आपस में मैच कर लेता तो ये 1200 अरब बच जाते। तो या तो हम टैक्स में कटौती कर सकते थे, या फिर हम जो है वो पीएसडीपी अपना सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते थे, ताकि वो डेवलपमेंट में पैसे काम आते। तो पावर सेक्टर जो है इस तरह डायरेक्टली एक तो प्रेशर यहाँ से डाल रहे हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए बजट से एलोकेशन आ रही है। दूसरी तरफ टैरिफ भी आपने देखा कि ₹7.25 बढ़ गया है सबके लिए, तो टैरिफ भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो दोनों तरफ प्रेशर आ रहा है, सब्सिडी के अमाउंट में भी, टैरिफ में भी, और अभी भी जो सर्कुलर डेट खड़ा है वो भी लगभग अपनी जगह पे ही है। तो आप देखिए तीनों जगह पावर सेक्टर के इश्यूज नजर आ रहे हैं। इसको अगर रिजॉल्व कर लेते, तो अगर प्राइवेटाइज होता तो ना गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती, ना टैरिफ इतना ज्यादा बढ़ता, और ना ही जो है वो सर्कुलर डेट होता, क्योंकि सर्कुलर डेट क्रिएट ही नहीं हो सकता था। गारंटीड बायर गवर्नमेंट होती नहीं, सिंगल बायर होता ही नहीं, तो फिर ये मसला क्रिएट ही नहीं होता। साम भाई, अगर आप बजट को देखते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी मेजर्स हैं जो आपको लगता है कि सिर्फ आईएमएफ की रिकमेंडेशंस को फुलफिल करने के लिए किया गया है, और आपको वो कितना रियलिस्टिक लगता है कि गवर्नमेंट उनको अचीव कर लेगी? गवर्नमेंट ने अब लेजिस्लेशन तो कर ली है, तो अचीव तो अब एफबीआर को टारगेट मिल गया है, तो जाहिर है अब वो कुछ ना कुछ करके तो अचीव करेंगे ही। जाहिर है, एक तो ये बात हुई। बाकी जो है जाहिर है आगे जाते हुए मुझे लगता है 3-4 मेजर एरियाज है जिनको
गवर्नमेंट को टारगेट करना चाहिए। एक तो ये कि जो पेंशन अभी तक हमारी अनफंडेड चल रही है सरकारी एम्प्लॉयज़ की, उसको फंडेड होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी पेंशन का सिस्टम होना चाहिए, जैसे बाहर होता है 401 के या जो भी, ताकि जो है इनके लिए भी पेंशन पूल हो, वरना हमारे रिटायरमेंट के बाद जो बड़ी उम्र के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए कोई सिस्टम नहीं है रेगुलर इनकम जनरेट करने का। एओबीआई की जो पेंशन है, ईओबीआई की, वो बहुत कम है, 8-9 हज़ार रुपये मंथ से कोई लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। एक तो ये बात हुई। दूसरी तरफ जो हमारा डेट है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, फॉरेन, इसका भी कुछ कंट्रोल करने का सिस्टम होना चाहिए, वरना जो है हमारा डेट ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये मुझे लग रहा है इवेंचुअली शायद हम अनसस्टेनेबल लेवल पे ना आ जाए। इसके लिए ज़ाहिर है आपको फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने की ज़रूरत है और करंट अकाउंट डेफिसिट की। उसके लिए आपको एक तो टैक्स को ब्रॉडन करना होगा, जो ओवरऑल टैक्सेशन है, यानी एग्रीकल्चर अगर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो वहाँ पे टैक्स लगाना होगा, रिटेल अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो वहाँ पे टैक्स लगाना होगा, होलसेल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो वहाँ टैक्स लगाना होगा। और दूसरी तरफ जो प्रोविंसेस को एनएफसी के थ्रू जो 57.5% पैसे मिल जाते हैं फॉरेन और उनके पास खर्च करने का मैकेनिज्म नहीं है, इसको भी आपको कुछ रिव्यू करना होगा, वरना जो है ये पैसे प्रोविंशियल सरप्लस आप टारगेट करते हैं वो आ नहीं पाता और वहाँ पैसे जो है वो उल्टे सीधे खर्च हो जाते हैं। इसकी जगह जो है ये या तो डेट सर्विसिंग कॉस्ट उन्हें एलोकेट होनी चाहिए या डिफेंस की कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। तो ये 4-5 चीजें मेरा ख्याल है। इसके अलावा पावर सेक्टर को आपको रिफॉर्म करना है पाकिस्तान को, और गैस सेक्टर को रिफॉर्म करना है ये, और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को किसी तरह बेहतर बनाना है यहाँ से, ताकि पाकिस्तान ग्लोबल वैल्यू चेन दुनिया भर में देखें। अब जो हमारी वाली एक्सपोर्ट है, ये कॉटन हमने ली, यान बनाई, ये वाली अब जो है वो आउटडेट होगी दुनिया भर में। वियतनाम है या चाइना है या बांग्लादेश है या इंडिया है, ये सारी सर्टन हर हर कंपोनेंट या हर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, तो गाड़ी का हर कंपोनेंट हर मुल्क नहीं बनाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल लाइटें हैं तो एक कंट्री ने लाइट्स में स्पेशलाइज किया हुआ है, एक ने टायर में स्पेशलाइज किया हुआ है, एक ने इंजन में किया हुआ है, एक ने गियर बॉक्स में किया हुआ है। तो वो वहां से सब अपने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एक जगह भेजते हैं, वहां पे गाड़ी असेंबल होती है और बन के निकलती है। इस तरह मोबाइल फोन है, एलसीडी एक जगह बनती है, बैटरी एक जगह बनती है, प्रोसेसर एक जगह बनता है, वो सारे एक जगह मैन्युफैक्चर होके फिर एक जगह असेंबल होके फिर ये फिनिश प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है। लेकिन उस कंट्री के लिए जरूरी है कि वो ग्लोबल वैल्यू चेन में 4 पार्ट 4 मुख्तलिफ कंट्री से इंपोर्ट कर सके सप्लाई चेन के हिसाब से, और एक जगह असेंबल करके बना के एक्सपोर्ट कर सके। बांग्लादेश ने इसके अंदर काफी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। फॉर एग्जांपल अगर वो एक पैंट बेचते हैं तो कपड़ा बहुत दफा पाकिस्तान से जा रहा है, बटन जो है वो चाइना से आ रहे हैं, जिप जो तीसरे मुल्क से आ रही है, सारी चीजें एक जगह आके असेंबल होके कस्टमर के स्पेक के हिसाब से वो बन के पैक होके एक्सपोर्ट हो जाती है। इसी तरह मोबाइल फोन के अंदर ये काम बहुत हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये काम बहुत हुआ है। तो दुनिया भर में अब जो हाई वैल्यू एडेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर पाकिस्तान को उसका पार्ट बनना पड़ेगा, वरना जो है इस तरह जो हम जिस तरह काम कर रहे हैं कि हमारे पास जो कॉटन है हम उसी का ही कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करेंगे, तो दुनिया भर में तो अब 70% जो कपड़े बिक रहे हैं वो सारे मैन मेड फाइबर के ऊपर चले गए हैं। तो जाहिर है उसमें तो हमारी कोई इतनी एक्सपर्टीज है नहीं, तो इस तरह तो हम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में मार्केटों से आउट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ये चाइना, बांग्लादेश या वियतनाम या कोरिया ये वाला मॉडल फॉलो करना होगा ताकि हमारी एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाए। सामी भाई, पिछले हफ्ते मैंने अकबर तिजानी साहब से डिस्कशन की थी अबाउट द न्यू टैक्सेस जो इस बजट में लगे हैं। आप रिमाइंड करवा देंगे हमें जो नए टैक्सेस लगे हैं, स्पेशली फ्रॉम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से ऐसे नए टैक्सेस लगे हैं और वो किस तरह स्टॉक मार्केट के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उन पे इम्पैक्ट करेंगे। जैसा कि ये टेक्सटाइल सेक्टर को उसने हिट किया और हमने उसमें स्टॉक्स की प्राइसेस वगैरह भी देखी हैं, तो थोड़ा सा रिमाइंड करवा दें हमें नए टैक्स और उनका इम्पैक्ट। देखिए टेक्सटाइल पे तो डेफिनेटली, टेक्सटाइल पे तो एक तो 1% जो एक्सपोर्टिंग फर्म्स थी 1% सेल प्रोसीड का टैक्स लगता था और बाकी इसके बाद टैक्स फ्री था। अब जो है वो जाहिर है टेक्सटाइल के ऊपर जो 1% जो सेल प्रोसीड पे टैक्स है वो तो है, 1% एडिशनल एडजस्टेबल टैक्स लग गया है, तो ये 1 की जगह 2 हो गया पहले, और नीचे वो नॉर्मल टैक्स रेजिम में आ गए जो कि 29% प्लस 10% अगर सुपर टैक्स अप्लाई होता है, अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तो ये वहाँ 39% टैक्स तक आ गया। तो सारे टेक्सटाइल पे तो बनता था। बाकी इसके अलावा जो दूसरे मेजर्स हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट तो गवर्नमेंट ने छेड़ा नहीं, सुपर टैक्स है। बैंक्स के ऊपर एडीआर वाला टैक्स है कि अगर एडीआर आपका सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम होगा तो आपका टैक्स रेट 10 से 15% बढ़ जाएगा। इसलिए बैंक्स जो है वो अब
कोशिश कर रहे हैं अपना ये एडीआर कंट्रोल करने की। ये था। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स जो है वो हुकूमत ने 1 जुलाई 2024 के बाद अब यूनिफॉर्म कर दिया 15% पे, जो शेयर्स 1 जुलाई के बाद अक्वायर किए। जो पुराने वाले टैक्स स्लैब है वो अपनी जगह थे 7.5, 10, 12 और 15, और ये सारे फाइलर के लिए थे। नॉन फाइलर के लिए टैक्स रेट ज्यादा थे, वो अभी भी ज्यादा ही है। तो मेरा ख्याल है और तो कोई मेजर टैक्स चेंज यहाँ पर तो शायद मुझे याद नहीं पड़ रहा और कुछ आया है सेक्टर्स के अंदर। हाँ, सीमेंट के ऊपर टैक्स का चेंज जो आया था वो था कि एफईडी इनका जो है वो बढ़ा दिया था। तो वो एफईडी 2 रुपए से 4 रुपए जो किया है, तो उन्होंने वो बढ़ा दी कीमत, और अब हमारी सीमेंट जो है वो आपने देखा होगा वो 1500 रुपए के आसपास बोरी आ गई। तो मुझे तो अभी तो यही याद पड़ रहा है। सामी भाई, इस बजट की जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या होंगी? बहुत सारे लोग हाई इन्फ्लेशन की भी बात कर रहे हैं। जिस तरह बजट बनाया उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, पब्लिक जो एक डेट का क्राइसिस है वो भी बढ़ेगा। तो आप किस तरह देखते हैं इन दोनों चीज़ों देखिए, को? एक बात सही है कि बजट से पब्लिक के ऊपर प्रेशर आएगा। तो आप टैक्स टू जीडीपी 1.5-2% से बढ़ाए और इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा है नहीं, तो पब्लिक को अपने पर्स के ऊपर प्रेशर काफी फील होगा, इसमें कुछ शक की बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन हमारी, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी ठीक रहे, 2 महीने से रेमिटेंस का नंबर अच्छा आ रहा है, तो अगर हमारा डॉलर की पैरिटी पे कोई बड़ा झटका ना आए, जो कि अभी लग नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि हमारी इन्फ्लेशन अगले साल 11-12% से ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि अगर सबसे बड़ी इन्फ्लेशन हमारे यहाँ करेंसी पैरिटी मूव होने से आती है, जो अभी फिलहाल मूव नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हमें अगले साल नजर नहीं आएगा। असल इन्फ्लेशन हमने जो देखा ना 2023 में, जब 38% सीपीआई हो गया था, उसके मुकाबले में पिछला महीना तो हमने 12.6% गुजारा है, जो जून था, और जुलाई का लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10.5%। तो हम इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी अभी तक तो नहीं हो रहे, और जुलाई के अंदर हमारे 2 दफा पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज भी बिल्ट इन हो गया। और जो बजट में जो इम्पैक्ट आया उसमें से कुछ तो जुलाई में भी रिफ्लेक्ट हो गया है, कुछ मेरा ख्याल है अगस्त तक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आगे जाते हुए इतनी महंगाई तो अब लग नहीं रही कि ज्यादा होगी, अनटिल अनलेस करेंसी में कोई डेप्रिसिएशन हो। क्योंकि करेंसी बड़ा, दो हमारे यहाँ बड़े मूवर हैं, एक तो करेंसी और ऑयल। ऑयल अब लगभग $80 के लगभग स्टेबल है, और करेंसी हमारी 280 के आसपास तकरीबन स्टेबल है, 278 से लेकर 280 के बीच में। तो ये दो चीजें स्टेबल होंगी तो मेरा ख्याल है कोई महजी बहुत बड़ी महंगाई का तूफान आना नहीं चाहिए। साम भाई, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। पाकिस्तान में अभी मेरे ख्याल है 12:15 हो गए हैं रात के, और काफ़ी लेट होगी। आप भी थके हुए होंगे ऑफिस से आके, अभी ये पॉडकास्ट भी करवा रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन है, एक 101 इन्वेस्टिंग का बता दें कि अगर अभी हमने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या ऑलरेडी किया हुआ है, तो किस तरह का मेरा पोर्टफोलियो होना चाहिए? किन सेक्टर्स में मुझे रहना चाहिए? किन सेक्टर से मुझे निकल जाना चाहिए? कौन से ऐसे रेड ग्रीन फ्लैग्स हैं अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स? देखिए, मेरा ख्याल है फर्टिलाइजर अच्छा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिए, हमेशा स्टेबल रहता है हमारे यहाँ। बैंक्स, सर्टन बैंक्स बहुत अच्छे हैं, यूबीएल, नेशनल बैंक, निज़ाम एक्सेट्रा, ये बैंक्स बहुत अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ बैंक्स की डिविडेंड यील्ड्स भी अच्छी हैं, और जनरली कंपनियों की कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छी है। फिर इसके अलावा पावर सेक्टर अच्छा रहा है हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको वगैरह। सीमेंट में अब मुझे लगता है बेहतरी होगी जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो लकी, डीजी, मेपल, ये 3 अच्छे हैं। तो ये 7-8 स्टॉक्स जो है हमारे यहाँ जनरली बेहतर स्टॉक्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद अगर किसी ने रिस्क लेना हो तो अब तो ऑटो में कुछ स्टॉक्स अच्छे हैं, इंडस और साजगार, ये दो हैं जो बेहतर है। लेकिन जाहिर है इनकी कीमत साजगार की बहुत ज्यादा हो गई, बट ये और एयरलिंक एक अच्छा है जो मैंने देखा है, वो मोबाइल वगैरह में काफी काम कर रहा है, तो वो भी अब अच्छी कंपनी है। हालांकि उसको लिस्ट किए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी आ रही है। सामी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।